नमस्कार भाई सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। हम पढ़ रहे हैं अभी आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में अब जो है हमारा जो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन था उसकी जो 4 वीडियो आ चुकी है। बीच में मैंने तुम्हें हिंदू धार्मिक जो सामाजिक आंदोलन था उसका एक वीडियो दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। अब जो हम करेंगे उत्तर मुगल काल करेंगे भी। उत्तर मुगल काल से संबंधित जितनी भी सारे आज में मुगल के बारे में है, जितनी उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम एक वीडियो में कर लेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने भी। उत्तर है मुगल काल, हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल से पहले हम उत्तर है, अरे ये बातें नहीं भी। उत्तर मुगल काल जानने से पहले जिसमें हम बहादुर शाह जफर है, पुरुषयार है, वो करने से पहले जो आरंभिक मुगल काल रहा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कल मैंने कुछ करवा दिया था, मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ। जिन बच्चों ने लिख रखा है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं लिखा वो ऐड कर लें। और जो बातें मैं आपको बोल के बताऊं वो भी आपको ऐड करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो ये सोच लेना भी ये वन लीनियर क्वेश्चन है आपके लिए, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले हम करेंगे आरंभिक है मुगल काल। मुगल आरंभिक मुगल काल की बात करें तो इससे पहले भी आरंभिक मुगल जो मुगल काल की शुरुआत जो हुई थी वो कैसे हुई थी, तो मैं हमेशा बताती हूँ भी, जो हम मध्यकालीन में पढ़ते भी। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से कब तक रहा, ये 1526 तक रहा था। और दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश था जो आया वो गुलाम वंश आया भी। और गुलाम वंश जो है उसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था भी। जो हम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की जो तराइन की जो 2 लड़ाइयां पढ़ते हैं भी, जो 1191 और 1192 की, उसमें जो 1192 की थी उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। उसके बाद जो है मोहम्मद गोरी यहाँ से चला जाता है और वो अपना एक है गुलाम छोड़ के जाता है, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और वही गुलाम जो है भारत में अपनी एक वंश की नींव रखता है, गुलाम वंश की नींव रखता है। और जो है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से शुरू हो जाता है और उसके बाद ये 1526 तक चलेगा। 1526 में 1526 में भी 21 अप्रैल 21 है अप्रैल और 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है भी। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो किन के बीच में होती है भी, ये बाबर और इब्राहिम है, इब्राहिम लोदी के बीच में होती है भी। और इब्राहिम लोदी जो था वो अंतिम दिल्ली सल्तनत का जो वंश था लोदी वंश भी। अंतिम अगर वंश पूछे दिल्ली सल्तनत का, पहला वंश कौन सा? गुलाम वंश। और अंतिम पूछे तो कौन सा? लोदी वंश। इसमें खिलजी वंश भी आएगा, तुगलक वंश भी आएगा। इसमें यह भी क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा वंश कौन सा रहा था? तुगलक वंश रहा था। और सबसे छोटा वंश पूछे तो कौन सा रहा था? खिलजी वंश रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब ये मध्यकालीन बात करेंगे तब करेंगे इनका। तो यहाँ से जब इनके बीच में युद्ध होता है पानीपत का प्रथम, इसमें बाबर युद्ध जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है और वो रणभूमि में मारा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो कहाँ कहाँ है? इब्राहिम लोदी का अगर मकबरा पूछे तो कहाँ है भी? पानीपत में है। और इससे क्वेश्चन एक और आता है जो आगे हम हुमायूं का जिक्र करेंगे तब उनका जिक्र करेंगे। तो इब्राहिम है सूरी भी, जो एक जैसे नाम है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, अगर सिंपल ही पूछेगा तो भी पानीपत का प्रथम लड़ाई किन के बीच में हुई, तो उसमें एक ऑप्शन में आपको मिलेगा बाबर और इब्राहिम लोदी, एक ऑप्शन में मिलेगा बाबर और इब्राहिम सूरी। तो एग्जाम में प्रेशर इतना होता है और ये जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना वही गलत होते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं ना,
एग्जाम में वही हमेशा गलत होते हैं। तो हमें बाबर दिख जाएगा और बाबर के बाद हमें इब्राहिम ये दिखेगा, लोदी और सूरी में हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश था वो कौन सा था? लोदी वंश था। और उसी का जो अंतिम जो राजा था कौन था? इब्राहिम लोदी, जिनके बीच में होता है। और इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछे तो कहाँ है? पानीपत में है। तो ये ध्यान रखना भी, पानीपत की लड़ाई जो कब हुई? 21 अप्रैल 1526 में। उसमें कौन जीत जाता है? बाबर में। तो पहला आरंभिक मुगल काल में लिखो भी, पहला बाबर में। बाबर ये मुगल वंश की नींव रख देता है अभी बाबर है, जो 1526 से ये 1530 तक रहेगा भी। बाबर जो है 1526 से ये 1530 तक रहेगा भी। इन्हीं के बीच ये जब तक रहता है ये शांत नहीं रहता, युद्ध चलते रहते हैं। तो इनका लिख लो भी, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तुम पूरी की पूरी ऐड कर लो, मैं आपको बोल के बता दूंगी। इसमें 1526 भी, 1527, 1528, 1529 और 1530 भी। जो पहले में उन्होंने पानी पिया, पानीपत का युद्ध भी, ये ट्रिक से याद रख लेना। पानी पीने के बाद उन्होंने खाना खाया। 27 में उन्होंने खानवा का युद्ध भी, खानवा का युद्ध। उसके बाद भी वो पानी पी लिया, खाना खा लिया, अब वो चल दिया। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। उसके बाद चल दिया, वो चल के कहा गया? घर गया। घाघरा का युद्ध, घर जाके वो सो गया भी, उनकी मृत्यु हो गई। के लिए वो सो गया। तो ये याद रखना कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध भी, पानी पिया। 27 में उन्होंने खाना खाया, खानवा का युद्ध भी। फिर वो चल दिया, चंदेरी का युद्ध भी जो 28 में। उसके बाद वो कहां गया? चल के घर गया। और घर से घाघरा का युद्ध भी, और घर जाके वो क्या गया? सो गया। तो उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उसका अंतिम सपना था इब्राहिम, जो ये बाबर जो है 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बातें नहीं, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर को कहां दफनाया जाता है भी? 1530 में मृत्यु हो जाती है। बाबर ने पहली पानीपत में पहली लड़ाई जीतने के बाद उन्होंने काबुली बाग भी पानीपत में बसाया। और काबुली बाग जो है अपनी बेगम के नाम पर भी, अपनी बेगम के नाम पर काबुली बाग है जो बनाया था। और उसी काबुली बाग में किसको दफनाया जाता है भी? बाबर को। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसा मुगल बादशाह, लिखो पूरी लाइन, ऐसा मुगल बादशाह जिसे 2 बार दफनाया गया हो बाबर में। जिसे कहां दफनाया गया? पहले काबुली बाग में, उसके बाद उसे कहां दफनाया गया? यहां से फिर उसको हुमायूं, क्योंकि बाबर की अंतिम इच्छा थी मुझे मेरे वतन ही दफनाया जाए। तो यहाँ काबुली बाग से उसकी जो है डेड बॉडी निकाल के और है काबुल में दफनाया भी। काबुल है जो, काबुल किसकी राजधानी है भी? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान उसे दफना दिया गया, काबुल में दफनाया, जो अफगानिस्तान की राजधानी है। काबुल ईरान वाले एरिया से ही बाबर आया था और वही उसको दफना दिया। तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है भी, ऐसा मुगल बादशाह जिसे 2 बार दफनाया गया, कौन भी? बाबर, जिसको पहली बार कहा? काबुली बाग में, जो पानीपत में पड़ता है। उसके बाद वहां से निकाल के और इसको कहां दफनाया गया? काबुल में। अगर पूछे बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में है भी, लिख लो भी। अगर पूछे भी बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ है? काबुल में है भी। ऐसे मुगल बादशाह जिनके मकबरे भारत से बाहर है, एक तो बाबर हो गया, एक हम लास्ट में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति जिसने नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर में, जो हम बाद में कराऊंगी। तो ये ध्यान रखना भी, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। ऐसा मुगल बादशाह जिनका भारत से बाहर है मकबरा है, एक तो बाबर है और एक बहादुर शाह जफर है भी। अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ है? काबुल में है भी। काबुल किसकी राजधानी? अफगानिस्तान की। क्लियर भी? अरे क्लियर है? उसके बाद है भी सेकंड जो आता है,
सेकंड लिखो, सेकंड नंबर पर हुमायूं भी, हुमायूं भी, हुमायूं जो 1530 से लेके 1556 तक में, हुमायूं जो है ये 1530 से लेके 1556 तक रहेगा। हुमायूं किसका बेटा है अभी? अकबर का, बाबर का, सॉरी बाबर है, बाबर का बेटा कौन है अभी? हुमायूं है, जो कब तक शासन करेगा? ये 1530 से 1556 तक करेगा। परंतु इसके बीच एक घटना घटती है भी, जो 1540 से 1540 से लेके 1555 तक जो यहाँ दिल्ली की गद्दी पे राज करेगा वो कौन करेगा? शेरशाह सूरी। यहां लिख लो इसके नीचे, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। क्योंकि 1539 और 40 में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को बाहर छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा भी। और 1540 में दो बार युद्ध हुआ है भी, एक बार ये 1539 में हुआ है, उसमें कोई फैसला नहीं दिया गया। 40 में फिर दोबारा होता है। 40 में शेरशाह सूरी मजबूर कर देता है किसको? हुमायूं को बाहर छोड़ने के लिए। और हुमायूं है बाहर छोड़कर ये अफगान वाले क्षेत्र में वापिस चला जाता है। और कब तक ये वापिस जाता है? 40 से ये 55-15 साल के लिए। 1555 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। फिर हुमायूं दोबारा आता है, हुमायूं दोबारा आता है और ये 1555 से 56 तक रहता है। 56 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 55 से ये दोबारा आता है, पता चल गया अभी शेरशाह सूरी चला गया है। और शेरशाह सूरी जो है इनकी बारूद फटने से मृत्यु हुई थी। और शेरशाह सूरी का बताया जाता है भी हमारे हरियाणा से संबंध है। शेरशाह सूरी कहते हैं इनका बचपन हमारे हरियाणा में बीता था। अगर हरियाणा में बात करें, शेरशाह सूरी के दादा, जो मैंने तुम्हें बताया भी आगे हम पढ़ेंगे, इब्राहिम सूरी, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी भी, इब्राहिम सूरी। अभी इब्राहिम और लोधी और सूरी में मैंने तुम्हें कहा बस तुम इब्राहिम देखोगे, पीछे वाला लोधी और सूरी भूल जाओगे। तो ये ध्यान रखना, बाबर के साथ जो लड़ा था वो इब्राहिम है लोधी था। और इब्राहिम लोधी का मकबरा पूछे तो कहाँ है? पानीपत में। और इब्राहिम सूरी का ये पूछे गए क्वेश्चन, हरियाणा जीके में क्वेश्चन आए भी, इब्राहिम सूरी का मकबरा पूछे तो कहाँ है? महेंद्रगढ़ है। हाँ, जो हेडक्वार्टर है अभी महेंद्रगढ़ का, जो नारनौल में स्थित है। क्लियर है मकबरा? क्लियर है सभी को? शेरशाह सूरी से क्वेश्चन आता है भी, हरियाणा जीके में भी आता है, वैसे भी इंडिया जीके में पूछ लेता है। अब आता है भी शेरशाह सूरी का मकबरा पूछ ले। शेरशाह सूरी का मकबरा जो कहाँ है भी? सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछे तो सासाराम बिहार में मकबरा भी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछिए तो कहाँ है भी? सासाराम है, बिहार में है। अगर पूछे भी शेरशाह सूरी जिसे जीटी रोड का निर्माता कहा जाता है, शेरशाह सूरी को किसका निर्माता कहा जाता है? जीटी रोड का भी, जीटी रोड का निर्माता बोला जाता है भी जनक। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है भी, ये हरियाणा जीके में पूछा गया भी जीटी रोड। और जीटी रोड कौन सा? कई बार ये स्टेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जीटी रोड कौन सा भी? हाँ, अनच हाईवे जो है 1 और 2 भी, दोनों 1 और 2 हाईवे को कौन सा नाम दिया गया है? 44 भी, अनच 44 का नाम दिया गया। ये ध्यान रखना भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बी जो है अनच हाईवे जो है नेशनल है। 1 और 2 जो जिसका निर्माण किसने किया था, शुरुआत की थी, वो किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी जीटी रोड का निर्माता किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। और हरियाणा जीके में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में कितनी कोस मीनार, कोस मीनार से अगर बात करें तो जो अब अड्डे होते हैं ना, बस स्टैंड जो हम लोकल हमारे गांव में होते हैं, हम जहां बस रुकती है, तो
तो वहां पानी की व्यवस्था होती है, बैठने की व्यवस्था होती है। वैसे इन्होंने कोस मीनारों का निर्माण किया। तो हरियाणा जीके में क्वेश्चन आता है भी शेरशाह सूरी जो हरियाणा में कितनी कोस मीनार पड़ती है भी? 88 कोस मीनार पड़ती है। ये भी क्वेश्चन आया। 88 कोस मीनार पड़ती है हरियाणा में, जो रुकने का और पानी का प्रबंध किया गया। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद हुमायूं दोबारा आता है। हुमायूं जो है इसकी जो 55 में मृत्यु हो जाती है बारूद के फटने से, तो 55 में हुमायूं आ जाता है। और हुमायूं के बारे में बोला जाता है कि ऐसा मुगल बादशाह जो बार के मतलब है जो डे के हिसाब से अपने वस्त्र चेंज करता था भी, जैसे आप आज टाइम में करते हैं भी, शनिवार को हम काला पहनते हैं, वीरवार को पीला पहनते हैं, मंगलवार को रेड पहनते हैं, ऐसे करते हैं गांव में। अब फोन देख देख के चलन में आया ये बातें। तो जो ये भी क्वेश्चन आया, ऐसा मुगल बादशाह जो बारों के अकॉर्डिंग अपने वस्त्र बदलता था भी, वो कौन था? हुमायूं था। क्लियर है? और हुमायूं की कहते हैं भी पुस्तकालय से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद थर्ड लिखो भी, थर्ड जो है अब इसका बेटा आएगा भी बाबर, ये अकबर, सॉरी इसका बेटा आएगा भी हुमायूं का बेटा अकबर। थर्ड नंबर अकबर भी, अकबर महान। अकबर जो है ये 1556 से लेके 1556 से लेके ये 1605 तक शासन करेगा भी। अकबर जो है ये 1556 से लेके 1605 तक है शासन करेगा। अकबर जो है इसके बारे में क्वेश्चन आता है, ऐसा मुगल बादशाह जो अनपढ़ था, ऐसा मुगल बादशाह जो क्या था? अनपढ़ था भी। अनपढ़ था। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आया है भी ऐसा मुगल बादशाह जो क्या था? अनपढ़ था भी। और ऐसा मुगल बादशाह जिनके शासन काल में 9 रत्न थे, वो कौन थे? अकबर थे। अकबर के शासन काल में कितने रत्न थे? 9 रत्न में। ये 9 रत्न की अगर बात करें तो ये हम बाद में करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तभी इनका जिक्र करेंगे। 9 रत्न में। क्लियर है? और अकबर और बीरबल के किस्से तो तुमने बहुत सारे सुने होंगे। और अब अकबर आता है तो पानीपत की दूसरी लड़ाई घटना घटती है भी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कब होती है भी? 5 नवंबर 1556 में। कौन सी लड़ाई? पानीपत की सेकेंड लड़ाई। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है। सेकेंड लड़ाई 5 नवंबर। पानीपत की जो सेकेंड लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 5 नवंबर को हुई थी। किन किन के बीच में भी? अकबर और हेमू। अब ये ध्यान रखना, हेमू के बारे में पहले जान लेते हैं कि हेमू जो है ये भारत का अंतिम हिंदू बादशाह था। अगर पूछे कि भारत का अंतिम हिंदू बादशाह किसे कहा जाता है? हेमू को कहा जाता है भी अंतिम हिंदू बादशाह। और हेमू के बारे में पूछा जाता है भी ये किस चीज का व्यापारी था? तो ये नमक व्यापारी था भी। अगर हेमू के बारे में पूछे तो ये क्या था भी? नमक व्यापारी था। व्यापारी। ये भी क्वेश्चन है। अब आता है भी अकबर ने हेमू के साथ, अकबर जब बैठा था वो छोटा था भी, 16 साल की उम्र में था। तो अकबर की तरफ से उसका एक सेनापति लड़ा था, उसका नाम पूछता है भी बैरम खां। अकबर की तरफ से जो लड़ा था हेमू के साथ वो कौन लड़ा था? बैरम खां भी। बैरम खां। जो बैरम खां जो था वो किस क्या था? सेनापति। अकबर का सेनापति। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी अकबर की तरफ से जो लड़ा था हेमू के साथ वो कौन था? बैरम खां था भी। और बैरम खां क्या था? अकबर का सेनापति था। क्लियर? क्लियर अभी पीछे वालों?
आगे चले। अब आता है भी इसका अकबर का बेटा जहांगीर भी। अब आता है इसका बेटा जहांगीर। फोर्थ नंबर पे लिखो जहांगीर। जहांगीर जो है ये 1605 से गद्दी पे बैठता है और ये 1627 तक बैठेगा भी। जहांगीर जो है ये 1605 को जब अकबर की मृत्यु हो जाएगी तब ये गद्दी पे बैठेगा। मैंने तुम्हें कहा था भी जो है जेम्स प्रथम जो अंग्रेज अधिकारी होता है भी एलिजा प्रथम के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो एलिजा जो जेम्स प्रथम है वो अपना जो कौन था भी कैप्टन हॉकिंस के नाम साथ वो एक पत्र भेजता तो अकबर के लिए है, परंतु जब वो पहुंचता है उस टाइम अकबर नहीं होता क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में होगी थी। तो ये ध्यान रखना भी अकबर की मृत्यु, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, अकबर की मृत्यु कब होगी थी? 1605 में होगी थी। और वो किसके टाइम में पहुंच जाता है? जहांगीर के। कब पहुंचता है वो? 1608 में। क्लियर है? जहांगीर से संबंधित क्वेश्चन आता है। एक तो भाई सबसे ज्यादा ये नशे में रहता था, सबसे ज्यादा नशे में रहता था। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है जो है ऐसा मुगल बादशाह जिसको चित्रकारी की अच्छी परख थी, चित्रकारी की, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा मुगल बादशाह जिसे किसकी अच्छी परख थी? चित्रकारी की। कहते हैं इसको इतनी अच्छी परख थी कि कोई भी पिक्चर अलग अलग चित्रकारों के द्वारा बनाई जाती थी तो ये बता देता था भी इसके हाथ किसने बनाए, इसमें कलर किसने डाला, पैर किसने बनाए, इसके बारे में ये जानकारी दे देता था। क्लियर है? क्लियर है? और एक इसके बारे में क्वेश्चन आता है भी न्याय की जंजीर जो लगाई थी किसने लगाई थी अपने शासन में? जहांगीर ने न्याय की जंजीर भी। न्याय की जंजीर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जंजीर भी, न्याय की अगर जंजीर पूछे, कहते हैं ये इन्होंने यमुना नदी के तट पे जंजीर लगाई थी और ये कहते भी किसी को इन्होंने अपने इलाके में ये संदेश दिया भी कोई भी व्यक्ति दुखी हो, अगर वो मेरे महल तक नहीं पहुंचता तो आके इस जंजीर को हिला देना, और इसकी आवाज है वो महल में सुनती थी। तो अकबर जो जहांगीर था वो अपने जो सेवक होते थे उनको भेज के उस व्यक्ति को बुला लेता था। तो न्याय की जंजीर लगाने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। और चित्रकार कौन था? जहांगीर था। क्लियर है? और ये जो जहांगीर है इसका अंतिम दिनों में इनकी जो है इसका जो कार्यभार संभालेगी, इसकी बेगम संभालेगी नूरजहां, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। नूरजहां जो है उसकी माँ का नाम कोई बता सकता भी बच्चा? जिन्होंने इत्र की खोज की थी भी, सेंट वगैरह, कौन किसने की थी? लड़कियों में किसने की थी? असमत खां। हाँ जी, जो नूरजहां की माँ जो असमत खां थी उन्होंने इत्र की खोज की थी। ये क्वेश्चन आता है इत्र जो है सेंट वगैरह जो उसकी खोज करता कौन थी? नूरजहां की माँ थी। वो आगे हम मध्यकालीन में जिक्र करेंगे। क्लियर है भाई? उसके बाद लिखो भी 5वें नंबर पे अब जहांगीर का बेटा आएगा भाई शाहजहां। लिखो 5वें नंबर। इत्र वो कौन है भाई बता? असमत खां। असमत खां ये काट पीट के तुम्हें कैसे दे देगा? ये किसकी माँ है? माँ बच्चे तो नूरजहां। और नूरजहां एक विधवा औरत थी भी। वो मेले में जाता है और वहां नूरजहां आई हुई थी, वो पसंद कर लेता है, कहते मेरे को शादी करनी है। ऐसा ही था भाई। नूरजहां की माँ जो थी असमत खां थी, और असमत खां ने किसकी खोज की थी? इत्र की खोज की थी। इत्र की खोज एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है भी इत्र की खोज है किसने की थी, तो ऑप्शन में होता है भी नूरजहां की माँ ने की थी इत्र की खोज में। चलो उसके बाद लिखो शाहजहां। लिखो भी 5वें नंबर शाहजहां। शाहजहां जो है ये 1627 से लेके कब तक रहेगा भी? ये 57 तक रहेगा। 27 से लेके 1657 तक रहेगा भी शाहजहां।
शाहजहां को वास्तुकार बोला जाता है भी, ऐसा मुगल बादशाह जो अच्छा वास्तुकार था। वास्तुकार भी जिन्होंने अच्छी जो इमारतें बहुत बनवाई थी, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, म्यूर सिंहासन हो गया, वो इसे शाहजहां ने इसको परख बहुत थी भी, वास्तुकार। अगर पूछे शाहजहां के बारे में भी, ऐसा मुगल बादशाह जो वास्तुकार थे, वास्तुकार। और कहते हैं भी इसके जो बेटे थे, 4 बेटे थे शाहजहां के, सबसे बड़ा बेटा इसका इन्होंने किसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है भी, ताजमहल भी। ताजमहल जो कहाँ पड़ता है भी, आगरा में। ये आगरा वाला जो शहर है ना, ये भी जो है इसकी जो भूमि दी थी वो इन्होंने ही दी थी, मुगल बादशाहों ने। और जो है ये सिखों के, हम सिख पढ़ेंगे ना तब इन आगरा का जिक्र करते हैं भी, ये 500 बीघा जो भूमि दी गई, फिर आगरा की स्थापना की गई। अब जो है ताजमहल कहाँ पड़ता है भी, आगरा में। कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी, यमुना नदी में। अगर पूछ ले भी आगरा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी की। तो ये ध्यान रखना भी। अगर पूछ ले भी हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, ताजमहल शेख चिली का मकबरा, चिली का मकबरा। और ये शेख चिली का मकबरा जो जिसने बनवाया था, वो किसने बनवाया था, शाहजहां के बेटे दारा सिको ने, सिको ने बनवाया था। शाहजहां का बेटा था दारा सिको, जो सबसे बड़ा बेटा था वे। दारा सिको ने शेख चिली का मकबरा जो बनवाया था। और ये शेख चिली का मकबरा कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। और ये शेख चिली का व्यक्ति था, ये गुरु था भी दारा सिको का। अब जो है भी 1657 में इसे, इसका जो सबसे कट्टर जो बेटा था औरंगजेब, वो शाहजहां को क्या कर लेता है, नजरबंद कर लेता है। शाहजहां को क्या कर लेता है, अपनी गद्दी पाने के लिए कुछ भी किया भी जो है बेटा, आप कहते अब तो फिर थोड़ा ठीक हो गया, उनसे ठीक है। मान लो लड़ाई झगड़ा वो अलग बात है, क्योंकि हमारा समाज इस बात को समझता नहीं है। हम जब, अगर हमारे माँ बाप जीवित है ना, और हम 50 साल के हो गए, तब उनके लिए हम 16 साल के लगते हैं। उनको नहीं पता अब ये 50 साल के हो गए, जिम्मेदारी इनको सौंप दी जाए। अगर खो देंगे तो इनको भी, इनका ही बुरा लगा, परंतु माँ बाप हमारे सहमत नहीं होते इस बात। तो औरंगजेब ने अपना साम्राज्य हड़पने के लिए 1657 में किसको नजरबंद कर लिया था, शाहजहां को। और इसे लाल किले में जो ठहराया गया, और वहां से कहते हैं ताजमहल दिखाई देता था जहां इसको ठहराया गया था। उसके बाद आता है उसका बेटा औरंगजेब, लिखो भी 6 नंबर पे, क्योंकि फिर वो 58 पे बैठेगा गद्दी पे, 1 साल में वो पहले अपने भाइयों को निपटा देगा। क्योंकि शाहजहां को था भी उसका उत्तराधिकारी बनेगा, वो दारा सिको बनेगा। चलो भी 6 नंबर आ गया क्या, औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब जो है ये आता है भी 1658 में। 58 लिखता है भी जब सिंहासन पर बैठता है वो, क्योंकि 57 में वो किसान जहांगों को नजरबंद कर लेता है। 1 साल में वो पहले गद्दी पे नहीं बैठता, अपने सभी भाइयों का निपटारा करता है, उसके बाद गद्दी पे बैठता है वो 1658 में, और वो रहता है 1707 तक में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं भी, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार है। ये आप सुन लो भी, ये बच्चे, अरे पीछे ये तो था हमारा आरंभिक वेग। मैंने तुम्हें इसके साथ कोई बातें मैं अगर सीधा ही लिखा सकती थी इनका टाइम, परंतु ऐसी बातें बताई जो पीछे किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। पहला कौन आया, बाबर, जिन्होंने मुगल वंश की नींव रखी। उसके बाद कौन आया, इसका बेटा हुमायूं। और हुमायूं के बाद कौन आता है, अकबर भी। और अकबर के बाद कौन आता है,
जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आता है? शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आता है? औरंगजेब। ये तो थे भी अच्छे हकदार, मतलब कहीं भी बढ़िया जो थे मुगल बादशाह। उसके बाद जो मुगल बादशाह तो 1857 की क्रांति तक चलेंगे, परंतु वो क्या रहेंगे? नामात्र के रहेंगे। अब इसमें जो उत्तर मुगल काल जो मैंने टॉपिक डाला था ना, उसके लिए या आरंभिक मुगल काल के थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उत्तर मुगल काल के कौन से थे, आरंभिक मुगल काल के कौन से थे, क्योंकि उसके बाद है जो मुगल बादशाह उनका जो है धीरे धीरे जनता में अपना प्रभाव कम हो गया था। तो अब टॉपिक डाल लो वही ऊपर वाला, उत्तर मुगल काल पढ़े। उत्तर मुगल। अब इसमें आता है, अभी पहला आता है बहादुर शाह। बहादुर शाह, अभी तुम ये कहोगे बहादुर शाह तो 1857 में आएगा, ये फर्स्ट आएगा, वो सेकंड होगा। बहादुर शाह लिखो भी, बहादुर शाह। औरंगजेब के बाद आता है, छठे नंबर पे है क्या, इधर सातवें में लिख लो, बहादुर शाह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बेटा आता है बहादुर शाह। ये बहादुर शाह जो है 1707 से लेके 1712 तक शासन करेगा। अब छोटा छोटा इनका टाइम पीरियड रहेगा, 1707 से लेके 1712 तक शासन करेगा। और इसी बहादुर शाह के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, परंतु इसके बारे में जो मेन बात है वो लिख लो इसके साथ ही। इसे साहेब बेखबर कहा जाता था। इसे किस नाम से जाना जाता था? साहेब बेखबर में, साहेब बेखबर में, साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था। बहादुर शाह, ये फर्स्ट लिख लेना भी, याद रह जाएगा तुम्हारे, फर्स्ट लिख लेना, क्योंकि हम बहादुर शाह जफर की बात करेंगे जो 1857 तक। उसके बाद सेकंड लिखो जहादार शाह भी, इसका बेटा जहादार शाह जो 1712 से लेके 1713 तक रहेगा। अब बहादुर शाह जफर का बेटा जहादार, जहादार शाह जो 1712 से लेके 1713 तक रहेगा। इसके बारे में बोला जाता है ये लंपट मूर्ख था भी। इसके बारे में जो जहादार था वो कैसा था? लंपट है, मूर्ख था भी। इसके पीछे लिख रही हूं, लंपट है, मूर्ख था भी, लंपट मूर्ख था। ये पी पूरा कर, लंपट मूर्ख। चलो मैंने लंपट है, मूर्ख। लंपट है, मूर्ख कहा जाता था किसको? जहादार शाह को, जो किसका बेटा था? बहादुर शाह फर्स्ट का बेटा था। उसके बाद लिखो भी, उसके बाद आता है भी फुरुखसियार, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद जो है जहादार का बेटा, 9वें नंबर पे लिखो फुरुखसियार। इसके बारे में तो हमने पढ़ा था ना थोड़ा। फुरुखसियार जो है ये 1713 से लेके 1719 तक रहेगा। ये जो रहेगा ये 1713 से लेके 1719 तक रहेगा। और इसी के टाइम पीरियड में 1717 में इन्होंने क्या जारी किया था अंग्रेजों के लिए? 1717 में क्या किया था? शाही फरमान, शाही फरमान में, जिसे और किसके नाम से जाना गया? मेगना कार्टा में, मेगना कार्टा। शाही फरमान, ये शाही फरमान जो क्या था भी 3 जार के लिए बंगाल वाला क्षेत्र फ्री कर दिया और 10 जार के लिए सूरत वाला कर दिया। और जो बंबई में मुद्रा चल रही थी जो अंग्रेजों की, वो पूरे भारत में लागू कर दी गई। इसे शाही फरमान बोला जाता। जो मैंने यूरोपीय कंपनियां करवाई थी ना, उसमें ये बातें लिखवाई थी। इसे घृणित कायर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है। इसे
घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है इसी के टाइम पीरियड में, थोड़ा सा पहले कहानी सुनो उसके बाद लिखना। अब मुगल बादशाह चल रहे हैं, 1719 में पुरुषयार चला जाता है। इसमें एक सैयद बंधु आएंगे, सैयद बंधु आएंगे जो सूफी संत थे। सैयद बंधु जो थे अलग आएंगे, ये मुगल नहीं होंगे। सैयद बंधु जो है वो इनके बीच में फूट डालेंगे, पुरुषयार को वो मरवा देंगे 1719 में। उसके बाद दो और बीच में आएंगे जो सूफी संत रहे, मान लो कोई संत रहे, जैसे उसका नाम है एक रफी उद दरजात के नाम से पढ़ेंगे, एक जो है रफी उद दौला के नाम से पढ़ेंगे, लिख लो। इसमें नंबरिंग नहीं देना तुम्हें, सीधा ही लिखना है। एक जो रहा रफी उद दरजात में, दूसरा जो रहा ये रफी उद दौला में। ये दोनों क्या थे? सूफी संत थे। सूफी संत थे और इनको लेके आने वाले कौन थे? सैयद बंधु थे। सैयद बंधु थे। सैयद बंधु दो भाई हैं, ये इनका जिक्र हम आगे करेंगे, जब इनकी डिटेल पढ़ेंगे ना तब जिक्र करेंगे। अब इतना ही ध्यान रख लो कि सैयद बंधु जो थे ये किनको लेके आए? सूफी संतों को। इनका दोनों का ही टाइम पीरियड जो रहा था वो 1719 रहा था। ये दोनों ही कुछ एक महीने उन्होंने शासन किया, फिर इनके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जो रफी उद दरजात है इसकी टीबी होने से मृत्यु हो जाती है। इसकी किसके होने से? टीबी होने से मृत्यु हो जाती है। टीबी बीमारी से हो जाती है क्योंकि उस टाइम बीमारियां बहुत चलन में थी। और जो रफी उद्दौला है इसकी तपेदिक होने के कारण मृत्यु हो जाती है। तपेदिक जो बुखार, जो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि रफी उद्दौला जो था उसकी मृत्यु जो किसके कारण होती है? रफी जो है तपेदिक के कारण होती है। रफी उद दरजात जो है इनकी मृत्यु किसके कारण होती है? टीबी होने के कारण हो जाती है। टीबी समझते हो? ये पहले ज्यादा थी, अब तो भारत को मुक्ति कर दिया टीबी मुक्त से, और ये फैलती भी है अभी। ये कहते हैं भी पहले ये कहा जाता था भी एक पीढ़ी में लग जाती थी ना तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, पूरी पीढ़ी को समाप्त कर देती थी, ऐसी बीमारी थी भी। अब तो इसका ट्रीटमेंट चलता है अभी 6 महीने का, तो ये ध्यान रखना। बीच में जो है पुरुषयार के बाद ये पूछा जाता है भी किस दो, अब जो है इसके बाद जो हम मुगल बादशाह पढ़ेंगे तो एग्जाम में आता है भी जो सूफी संत आए वो किस दो मुगल शासन, मुगल है जो रहे उनके बीच में आए थे। तो अब नेक्स्ट लिखो कौन से नंबर के आए? 10वें नंबर का लिखो भी मुगल बादशाह मोहम्मद साबी, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, जो नादिर शाह आएगा जिसके टाइम में। 10वें नंबर पे जो आए ये मुगल बादशाह है भी मोहम्मद साबी, जिनका टाइम पीरियड रहेगा 1719 से लेके ये 1748 तक रहेगा। 1719 से लेके 1748 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा और इसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। रंगीला बादशाह भी, और वही यह वह रंगीला बादशाह है जिसके टाइम जो हम तराइन की तीसरी लड़ाई पढ़ते हैं, जो नादिर शाह आएगा, कब आएगा? 1739 में आएगा नादिर शाह। जो बाहर जो जितने आक्रमणकारी हुए हैं उनका मेन मकसद था भी लूटमार मचाना, धन लेके जाना। तो ये रंगीला ये कहेगा भी मैं बैठा हूं, तेरे को जो लेके जाना वो लेके चला जा। और कहते हैं हमें नादिर शाह यहाँ 57 दिन रुका था और वो अपने साथ क्या ले गया था? कोहिनूर हीरा और मयूर शासन ले गया था। वो आगे हम पढ़ेंगे, इनका जिक्र करेंगे। लिख लिया भाई? उसके बाद लिखो अहमद साबी, जो 1748 से लेके 1754 भी।
उसके बाद ये मुगल बादशाह है भी। और ये एग्जाम में ध्यान रखना भी, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है भी, किन दो मुगल बादशाहों के बीच सूफी संत आए थे? तुर्कयार और मोहम्मद शाह, उनके बीच में जो सूफी संत आए थे भी। तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तुम ऐसे क्वेश्चन, या तो तुम क्वेश्चन लगा लिया करो, या क्वेश्चन ना थोड़ा सा, कई बार हमें होता है, मैं हमेशा तो वही बात रिपीट करती हूँ, पूरा 100% कोई नहीं करता, ना होता है 100%। जो टीचर होता है ना किसी सब्जेक्ट का, उसको भी 100 नहीं आता, तो उसमें 60-70% के हिसाब से याद करता है, और 20-30% के हिसाब से क्वेश्चन लगाते हैं, तो उनसे क्लियर हो जाती है भी बातें। तो अब ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है भी, इनके बीच में मैंने लिखा दिया है, तुम क्वेश्चन लगा सकते हो ना भी। ये जो सूफी संत आए थे भी, किन दो मुगल बादशाहों के बीच में आए थे? तो तुर्कयार और हैं इनके बीच में, मोहम्मद शाह के बीच में। क्लियर भी। उसके बाद लिखो अहमद शाह, जो 1748 से 54, 11वें नंबर पे अहमद शाह, जो 1748 से 1754, थोड़ा ही रहा भी, 1-2 लाइनें हो रही है। जो अहमद शाह है मुगल बादशाह भी, जो ये आता है भी 1748 से 1754 तक रहता है। उसके बाद आता है भी आलमगीर बनवी। उसके बाद मुगल बादशाह आता है 11वें नंबर का आलमगीर बनवी। बारहवां हो गया था, हाँ 12। आलमगीर जो आता है भी 1700, ये 54 से लेके 1754 से लेके इनका टाइम पीरियड रहता है 1758 तक में, 58 तक। अब उसके बाद जितने अब बादशाह आएंगे मुगल बादशाह, वो सेकंड सेकंड आएंगे। जैसे लिखो भी, इसके बाद आता है शाह आलम सेकंड भी, शाह आलम है सेकंड भी। आलम सेकंड भी, जो ये है 1759 से लेके 1806 तक रहेगा। ये 1759 से लेके 1806 तक रहेगा। उसके बाद आया है अभी अकबर है सेकंड भी, अकबर है सेकंड। अकबर सेकंड जो 1806 से लेके 1837 तक रहेगा भी। अकबर है सेकंड भी, ये 1806 से लेके 1837 तक, 37 तक रहेगा। अब उसके बाद जो आएगा बहादुर शाह सेकंड भी, बहादुर शाह सेकंड भी, बहादुर शाह सेकंड, जो अब लास्ट है भाई अंदर। बहादुर शाह, और जिसको क्या कहा जाता है, हम बहादुर शाह जो सेकंड है, इसको क्या बोलते हैं? जफर से बोलते हैं, बहादुर शाह जफर भी। ये है 1857 की क्रांति, जो 1837 से ये कब तक रहेगा? 1857 तक भी, 1857 की क्रांति तक। और 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति है, उसी के बीच इसे अंग्रेज लोग क्या बंदी बना लेंगे, और इसे कहां भेज देंगे? लिखो, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसे रेंगून भेज देंगे, रेंगून भी। और ये रेंगून जो है, ये कहां पड़ता है वर्तमान में? म्यांमार में पड़ता है। और म्यांमार की राजधानी क्या है अभी? नापिता, नापिता। और इसकी जो मुद्रा है म्यांमार की, कौन सी है अभी? कयात है। मुद्रा कौन सी है? कयात है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये पड़ोसी देशों की मुद्रा और राजधानी तो बहुत जरूरी है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। इसके बारे में एक लाइन और ऐड करो। अब मैंने तुम्हें बताया स्टार्टिंग में कि ऐसे मुगल बादशाह जिनको भारत से बाहर दफनाया गया। एक हो गया कौन सा? बाबर, जिनको कहां दफनाया गया? काबुल में, जिसका मकबरा कहां पड़ता है? काबुल में। दूसरा जो मुगल बादशाह है वो कौन है? बहादुर शाह जफर भी। तो ये ध्यान रखना, बहादुर शाह फर्स्ट और सेकंड भी दे देगा।
कई बार बहादुर शाह जफर ना देखे, कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें फर्स्ट जो हमने 1707 से शुरू होता है, पहला जो आता है औरंगजेब का बेटा, बहादुर शाह सेकंड है, जिसको जफर से पढ़ते हैं बहादुर शाह जफर ही आता है कई ऑप्शन में, कई बार आता है सेकंड भी लिखा आता है। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वो किसने किया था? बहादुर शाह सेकंड ने किया था। और उसी दौरान उसे अंग्रेज लोग जो है क्या बना लेते हैं? बंदी बना लेते हैं और इसे रेंगून जो है जेल में भेज देते हैं, जो काले पानी की सजा, और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं इनको दफनाया जाता है। तो अगर सेकंड अगर पूछे भी, बहादुर शाह जफर का मकबरा जो है कहाँ पड़ता है भी? म्यांमार में मकबरा। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आए। ऐसे दो मुगल बादशाह, एक तो कौन हो गया? बाबर, और एक है बहादुर शाह जफर या सेकंड, जिनका है भी बाहर से बाहर मकबरे पड़ते हैं और सभी के भारत के अंदर ही मकबरे। ये क्वेश्चन आया है। और ऐसा बादशाह जिसने ये कहा मैं वो बदनसीब हूं जिसे अपने वतन की 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हुई थी। इन्होंने ये लाइन भी पूछी गई है। इन्होंने, बहादुर शाह जफर ने कहा मैं वह बदनसीब हूं, नसीब हूं जिसे अपने वतन की 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हुई। ये लाइन किसने बोली थी? बहादुर शाह सेकंड ने बोली थी या बहादुर शाह जफर ने? दोनों ध्यान रखें। इसके बारे में छोटी सी लाइन और, चलो वो बाद में इकट्ठे करेंगे तब। चलो अब इनका ये तो तुम्हें मैंने इकट्ठे लिखाए हैं, अब इनकी छोटी छोटी बीच में बातें रहती हैं, वो हम थोड़ा इकट्ठा और लिखेंगे। अब तुम्हें दोबारा रिपीट करूंगी तो ये याद रह जाएंगे। क्लियर है? ये तो मैंने जितना लिखा है ना तुम्हें, मैं तो इतने पेज पे लिख के लेके आएंगे, परंतु ये कहानी जो है इनके बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए वो बताइए मैंने तुम्हें भी कहां से क्वेश्चन आता है। इनके बीच में भी ये तो मैंने आधे पेज में लिख के लेके आई हूँ जितना तुम्हें करवाया है, परंतु इनके बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने सारे बताए। थोड़े बहुत रहते हैं तो हम मध्यकालीन करेंगे, जब इनका जिक्र आएगा तब वो साथ कर लेंगे। तो थैंक यू भी।